नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कल से हमने छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास पढ़ना प्रारंभ किए थे, जिसमें से कल हमने कलचुरी वंश के बारे में पढ़ा था। जिसमें हमने क्या-क्या जान लिए, जिसमें हमने जाना कि छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश आए हैं, उसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है, बल्कि एक महिष्मती शहर है। क्या है? एक महिष्मती शहर है, उससे हुई है ना? तो महिष्मती से क्या चला जाता है, वो त्रिपुरी में चला जाएगा, है ना? तो त्रिपुरी की कलचुरी आ जाएंगे। तो हम लोग पहली शाखा देखे हैं कौन सा? पहली शाखा हम लोग देखे हैं महिष्मती की कलचुरी। उसके बाद हम लोग कौन से देखे हैं? त्रिपुरी की कलचुरी। उसके बाद हम लोग दक्षिण की कलचुरी को देखे हैं, जिसमें से महिष्मती की कलचुरी के अंतर्गत महिष्मान ने महिष्मती नगर बसाया, जिसको कृष्णराज ने क्या किया, स्थापना की है महिष्मती में, है ना? उसके अंतर्गत देखे हैं त्रिपुरी के कलचुरी के अंतर्गत हम लोग देखें कि त्रिपुरी के कलचुरी को वाम राजदेव ने स्थापित किया है। उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, दक्षिण कोसल की कलचुरी देखे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ की कलचुरी भी पढ़ते हैं। उसके अंतर्गत उसकी स्थापना कौन किए हैं? तो दक्षिण कोसल की कलचुरी वंश की स्थापना की है कलिंग राज ने, जिसको हम लोग पढ़ना प्रारंभ किए थे, है ना? तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने पिछली कक्षा को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाकर देखिए, क्योंकि यह कलचुरी वंश का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं, प्रारंभिक को। ठीक है, कलचुरी वंश के प्रारंभिक वीडियो को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग कहाँ पे आए हैं उसको देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहली बात की जाए तो कलिंग राज की, तो कलिंग राज को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कुकल का पुत्र था। इस 18 पुत्रों में से 16-17 नंबर का पुत्र था, है ना? तुमाड़ में आकर ये क्या करते हैं, वो जीतते हैं और जीतने के बाद पाली क्षेत्र को तुमाड़ तुमाड़ नहीं, पाली क्षेत्र को जीतते हैं और तुमाड़ में जाकर यह क्या करते हैं, अपनी राजधानी को बना लेते हैं, बसा लेते हैं। जानकारी किससे मिलती है? अमोदा ताम्रपत्र से मिलते हैं। ठीक है, कमल राज के बारे में भी देख लें कि ये कमल राज गांगे देव का क्या था भाई। ये गांगे देव जब आक्रमण करने जाते हैं उड़ीसा क्षेत्र में, तो उसकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये उत्कल नरेश के ऊपर क्या करते हैं, अ, आक्रमण करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं गंगे देव को। ठीक है, उसके बाद हम लोग रत्नदेव प्रथम के बारे में पढ़े हैं, जिन्होंने रतनपुर शहर बसाया, अपनी तुमाड़ राजधानी को रतनपुर स्थानांतरित किया, महामाया मंदिर का निर्माण करवाए हैं तुमाड़ में, शिव मंदिर का निर्माण भी करवाए हैं, महिषासुर मर्दनी मंदिर भी निर्माण किए हैं लाफागढ़ में, लाफागढ़ है कोरबा में। ठीक है, इसके अलावा और हम लोग क्या देख चुके थे, इसके अलावा हम लोग और रत्नपुर के बारे में और देख चुके हैं, जिसमें से उनका अन्य नाम किस किस युगों में किस नाम से जाना जाता है उसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और उसका विवाह किसके साथ हो जाता है? वज्जु वर्मन की पुत्री नोनवल्ला देवी से हो जाता है। ठीक है, तो नोनवल्ला देवी से हो जाता है, जिसकी उसकी पुत्र प्राप्ति होती है पृथ्वी देव प्रथम की। ठीक है, तो पृथ्वी देव प्रथम की हम लोग देख चुके हैं क्या? पृथ्वी देव प्रथम को हम लोग आए हुए थे। ठीक है, तो चलिए पृथ्वी देव प्रथम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो फिर चलिए, पृथ्वी देव प्रथम, पृथ्वी देव प्रथम, ये पृथ्वी देव प्रथम कितने नंबर का शासक रहेगा भाई? चौथे नंबर का रहेगा। कौन से नंबर का रहेगा? चौथे नंबर का रहेगा। ठीक है, इसके शासन काल के बारे में मैं पहले से बता चुका हूँ, है ना? शासन काल को मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ, अब उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अगर बता दूं इसके शासन काल की, तो शासन काल इसका है, जो समय अवधि तक शासन करते हैं वो है 1065 ईस्वी से लेकर 1065 ईस्वी से लेकर 1090 ईस्वी तक। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं इस काल के अंतर्गत। ठीक, ये हो गया। तो चलिए देखते हैं, यही जो कार्य किए हैं, जो निर्माण किए हैं, स्थापत्य कला है, उसके ही जानकारी हम लोग देखते हैं, है ना? तो ठीक है, शासन काल लिखें। शासन काल, तो शासन काल को बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ ही रही है ना। तो 1065 ईस्वी से 1090 ईस्वी तक क्या करते हैं, ये शासन करते हैं। ठीक है, इसका शासन काल रहा है, समय अवधि रहा है। ये किसके पुत्र है भाई? तो ये किसके पुत्र है? ये है, इसके उत्तराधिकारी बनेगा ये पृथ्वीदेव रत्नदेव प्रथम की। किसके? रत्नदेव प्रथम की, रत्नदेव प्रथम के। ठीक है, किसके पुत्र हैं? रत्नदेव प्रथम के पुत्र हैं। ठीक है, ये जो रत्नदेव प्रथम के पुत्र हैं, इसकी जानकारी किससे मिलती है? जानकारी किससे मिलती है भाई? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है
किससे? अमोदा ताम्रपत्र से। किससे मिलता है? अमोदा ताम्रपत्र से देखने को मिलता है। अमोदा अमोदा ताम्रपत्र। ठीक है। इसमें और क्या जानकारी हमें देखने को मिलती है? अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार इन्होंने इनकी इनकी जो साम्राज्य थे, क्या थे? साम्राज्य थे, उसको दिए हैं। इसकी जानकारी देखने को मिलती है। किस प्रकार की जानकारी भाई? कि इन्होंने कितने हजार कितने हजार गांव में कितने हजार गांव में शासन किया है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? अमोदा ताम्रपत्र में मिलती है। इन्होंने 21,000 कितने? 21,000 गांव में गांवों का गांव में शासन किए हैं। में शासन शासन किए हैं। इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है अमोदा ताम्रपत्र में। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा अमोदा ताम्रपत्र में ही इसे एक उपाधि देते हैं। उपाधि को हम लोग थोड़े आगे देखेंगे, है ना। प्रचंड कौशलाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है। इस अमोदा ताम्रपत्र में ही। इस अमोदा ताम्रपत्र के अलावा और भी ताम्रपत्र हुए हैं जिसके हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहीं पास उत्तराधिकार, क्या उपाधि को यहीं पास लिख देता हूं। ठीक है। क्या उपाधि है? प्रचंड प्रचंड कोशालाधिपति। ठीक, ये उपाधि धारण करते हैं। किसमें उल्लेखित है भाई? ये अमोदा ताम्रपत्र में उल्लेखित है। ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा ताम्रपत्र देखते हैं। दूसरा ताम्रपत्र है रायपुर ताम्रपत्र। रायपुर ताम्रपत्र। ठीक। इस रायपुर ताम्रपत्र में क्या उल्लेखित है जी? इस रायपुर ताम्रपत्र में इसकी उपाधि से ही रिलेटेड उल्लेखित है, जिसमें सकल कौशलाधिपति उल्लेखित है। क्या है? सकल कौशलाधिपति। सकल 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 कौशलाधिपति इसकी उपाधि धारण किया हुआ है। ठीक है। किसमें मिलते हैं भाई? रायपुर ताम्रपत्र में। याद रखिए, ये जो सकल कौशलाधिपति है, कुछ याद आ रहा है? इसको मैं और जिक्र कर चुका हूं। कोई एक और शासक है जो कि सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण किया हुआ है, वो कौन है भाई? तो पांडुवंशी एक मैं राजा बताया हूं आपको। कौन सा? महाशिव तिवरदेव। क्या बताया हूं? महाशिव तिवरदेव। छत्तीसगढ़ के पूरे इतिहास में केवल दो ही व्यक्ति हैं, दो ही शासक हैं जिन्होंने सकल कौशलाधिपति उपाधि धारण किया हुआ है। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए भाई। इसके अलावा और क्या जानकारी हमें देखने को मिलती है? इसके अलावा हमें लाफागढ़ ताम्रपत्र से जानकारी देखने को मिलती है। लाफागढ़ से भी अलावा भाटापारा में भी ताम्रपत्र हमें देखने को मिलेगा। तो साक्ष्य हमें चार जगहों से मिलता है, चार ताम्रपत्र देखने को मिलता है, जिसमें से पहला है अमोदा ताम्रपत्र, दूसरा है रायपुर ताम्रपत्र, तीसरा कौन सा है? लाफागढ़ ताम्रपत्र। तीसरा कौन सा है? लाफागढ़ लाफागढ़ ताम्रपत्र ताम्रपत्र। इसके अलावा चौथा है भाटापारा भाटापारा ताम्रपत्र ताम्रपत्र। ये जानकारी हमें देखने को मिलता है। इस इसमें क्या जानकारी देखने को मिलता है? पृथ्वी देव प्रथम के बारे में जानकारी देखते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके इसी में और इनकी क्या जानकारी देखने को मिलती है? भाई जानकारी तो और देखने को मिलेगी, सिर्फ इतना बस जानकारी तो नहीं रहेगा, है ना। तो इसमें क्या और जानकारी मिलता है? इसके निर्माण से, निर्माण कार्य से जानकारी देखने को मिलता है भाई। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे निर्माण कार्य किए गए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण निर्माण कार्य क्या है? तो इसमें से पहला अगर निर्माण कार्य में प्रथम अगर देखें तो एक मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें कौन सा मंदिर है? तुम्माड़ में। कौन सा है? तुम्माड़ में मंदिर का निर्माण किया गया है जी। तुम्माड़ में तुम्हार में कौन सा मंदिर का निर्माण किया गया है? तो पृथ्वी देवेश्वर नामक मंदिर का स्थापना किया है अपने ही नाम पे। कौन सा? पृथ्वी पृथ्वी देवेश्वर देवेश्वर मंदिर। ये ठीक, ये हो गया। पृथ्वी देवेश्वर मंदिर की स्थापना की गई तुम्बाड़ में। इसके अलावा रतनपुर में इसके अलावा रतनपुर में सरोवर का निर्माण किया गया है। क्या? विशाल सरोवर का निर्माण किया गया है। विशाल सरोवर का सरोवर का निर्माण किया गया है। ठीक है। तो दो महत्वपूर्ण हमको याद रखना है, किसके अंतर्गत? पृथ्वीदेव प्रथम के अंतर्गत। ठीक।
आगे बढ़े तो फिर इसका जो अगला शासक होगा वो कौन सा होगा भाई? जाज्जल्य देव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम देखे ना, तो पृथ्वीदेव प्रथम के बाद कौन आएगा? जाज्जल्य देव प्रथम आएगा। कौन से नंबर का है ये? 6वें नंबर का है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो फिर जाज्जल्य देव प्रथम देखते हैं। नहीं, जाज्जल्य देव प्रथम तो 5वें नंबर का है। कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का है। ठीक है, जाज्जल्य जाज्जल्य देव प्रथम। ठीक, जाज्जल्य देव प्रथम। इस जाज्जल्य देव प्रथम के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है भाई? इसका शासन काल कब से कब तक रहा है? तो इसकी शासन काल की बात की जाए तो 1090 से 1090 ईस्वी से लेकर 1020 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा है। ठीक है, और ये किसके उत्तराधिकारी है जी? तो ये उत्तराधिकारी है पृथ्वीदेव प्रथम के। किसके? पृथ्वीदेव प्रथम के उत्तराधिकारी है। ठीक है, इसकी हमें जानकारी कहां से मिलती है? जानकारी कहां से मिलते हैं इसे देखते हैं। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है रतनपुर शिलालेख से। कहां से? रतनपुर शिलालेख से। रतनपुर रतनपुर शिलालेख से, शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, क्या जानकारी मिलते हैं? इसमें जानकारी मिलते हैं कि इसके जो समकालीन शासक थे, समकालीन जो शासक थे, इसके बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है, जाज्जल्य देव प्रथम के बारे में। ठीक है, तो कौन सा जानकारी देखने को मिलती है भाई, उसे हम लोग देखते हैं क्या? तो कौन सा, थोड़ा सा रुकिए जी, एकदम इंपॉर्टेंट कॉल है। चलिए, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, वो जरूरी काम थे इस वजह से। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो फिर कहाँ पे थे हम लोग? इसकी जानकारी का रतनपुर शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि जाज्जल्य देव के जो समकालीन और शासक थे अलग अलग जगहों में, जैसे कि त्रिपुरी में कौन था जी? त्रिपुरी में हम लोग देखे तो यहाँ पे कौन था? ये जो त्रिपुरी कहाँ पे है? यहाँ पे है त्रिपुरी। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिपुरी है। ठीक, इसके अलावा और हमें शख्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि बस्तर में छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश यहाँ का समकालीन रहने वाला है एक। ठीक, इसके अलावा एक और हमें देखने को मिलता है पुरुषोत्तम देव। कौन देखता है भाई? काकतीय वंश मिलेगा हमें। तो काकतीय वंश कौन रहेगा? काकतीय वंश रहेगा हमें पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव, ये भी रहेगा समकालीन वंश। छिंदक नागवंश में कौन सा रहेगा? तो छिंदक नागवंश में रहेगा सोमेश्वर देव। कौन सा रहेगा? सोमेश्वर देव, सोमेश्वर देव ये रहेगा। ठीक है, त्रिपुरी के समकालीन शासक कौन रहेंगे भाई? तो यहाँ पे रहेगा यशकर्ण। कौन रहेगा? यशकर्ण, यशकर्ण रहेगा। ठीक है, त्रिपुरी के कलचुरी, तो यह आपको पता चल गया। ठीक है, और उस समय क्या होता है? उस समय क्या होता है, इसके जो जो ये युद्ध करने जाएंगे, ठीक है, जाज्जल्य देव प्रथम युद्ध करने जाएंगे तो उसमें क्या करते हैं? एक सेनापति था। कौन सा सेनापति था? सेनापति का नाम क्या है? सेनापति का नाम क्या है भाई? तो सेनापति था, उसका नाम है जगपाल। क्या नाम है? जगपाल, जगपाल। याद रखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेनापति सोमेश्वर देव किसके समकालीन थे? पुरुषोत्तम देव किसके थे? ठीक है, ये जो पुरुषोत्तम देव दिख रहा है ना, ये पुरुषोत्तम देव ये मंत्री था। किसका मंत्री था भाई? ये मंत्री था जाज्जल्य देव प्रथम का। ठीक है, ये सेनापति कौन है? जगपाल। मंत्री है पुरुषोत्तम देव किसके? पुरुषोत्तम देव है मंत्री है जाज्जल्य देव प्रथम का। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा भाई। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और इसका युद्ध के बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे। ठीक है, आगे जिक्र क्या, यहीं पास जिक्र कर देते हैं, क्या जिक्र। ठीक है, ये क्या करेंगे भाई? ये जाज्जल्य देव प्रथम क्या करते हैं? जाज्जल्य देव प्रथम इस पर आक्रमण करते हैं। किस पर आक्रमण करते हैं? ये छिंदक वंशी सोमेश्वर देव के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव के ऊपर आक्रमण कर दिए। ठीक है, आक्रमण करते हैं इसके ऊपर। ठीक, तो आक्रमण करते हैं तो इसको पराजित कर देते हैं। क्या करते हैं? इसको पराजित कर दिए, पराजित कर देते हैं।
और पराजित करने के बाद इसके परिवार सहित सभी को क्या बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाकर ले जा रहे थे। उस समय क्या करते हैं, इसके माता सोमेश्वर देव की माता, पेन चेंज कर लेते हैं, है ना, सोमेश्वर देव की माता, माता का क्या नाम है भाई, गुंड महादेवी नाम है। क्या नाम है, गुंड महादेवी नाम है, गुंड गुंड महादेवी। इसके अनुरोध करने से, इसके गुंड महादेवी की अनुरोध करने से ये जाजल्य देव प्रथम क्या करते हैं, उसे बंदी से मुक्त कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और युद्ध का साक्ष्य हमें देखने को मिलेगा। ये जो जगपाल है, ये जो जगपाल है, इसके ही नेतृत्व में क्या करते हैं, उड़ीसा के उत्कल क्षेत्र का क्या है, उड़ीसा क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं और उसकी सहायता से जाजल्य देव प्रथम जगपाल की सहायता से, ये सेनापति था ना, तो इसके प्रतिनिधित्व में क्या करते हैं, भुज बल को पराजित कर देते हैं। कौन सा, भुज बल को पराजित कर देते हैं। ठीक है, ये जानकारी मिलता है इसके जाजल्य देव प्रथम के बारे में। ठीक, ये हो गया। आगे देखें तो फिर ये तो युद्ध संबंधी फैक्ट हो गया और बाकी सब को हम लोग देख चुके। ठीक है, अब हम लोग इसके साक्ष्य देखते हैं, इसके जाजल्य देव प्रथम के साक्ष्य देखते हैं। क्या 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 हमें साक्ष्य देखने को मिला है, तो साक्ष्य के रूप में हमें सिक्के देखने को मिले हैं। क्या देखने को, सिक्के देखने को मिला है भाई, जाजल्य देव प्रथम का सिक्का हमें देखने को मिला है। कैसे हमें पता चला कि ये जाजल्य देव प्रथम का सिक्का है, उस सिक्के में जो जो सिक्का प्राप्त हुआ है, उस सिक्के में क्या लिखा गया है, श्रीमद जाजल्य देव, और गज क्या लिखा गया है, श्रीमज जाजल्य देव। ठीक है, श्रीमद जाजल्य देव लिखाया हुआ है। ठीक है, जाजल्य देव लिखाया हुआ है, और इसके साथ ही साथ गज, गज कहने का मतलब है हाथी। ठीक, गज लक्ष्मी। ठीक, ये क्या है, इसके अंकित हुए हैं, ये आपको पता चल गया। इसके अलावा और ये इनके और क्या साक्ष्य देखने को मिलता है जी, इनके अलावा ये और साक्ष्य देखने को मिला है स्थापत्य कला में, निर्माण में। क्या देखने को मिलता है, निर्माण में स्थापत्य कला में देखने को मिलता है, इन्होंने जाजल्यपुर स्थापना की है। क्या है, एक नगर की स्थापना किए हैं। कौन से नगर की, जाजल्यपुर, जाजल्यपुर। और ये जो जाजल्यपुर है अभी वर्तमान का क्या है जी, अभी वर्तमान का जांजगीर है। क्या है, जांजगीर है। ठीक, जाजल्य महोत्सव मनाया जाता है भाई। ठीक, इतना आपको पता चल गया। इसके अलावा जाजल्यपुर नगर बसाया लिख देता हूं भाई, नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे तो फिर, है ना। अगला क्या आप देखेंगे भाई, तो इन्होंने जीर्णोद्धार भी किया है। किसको किया है, एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है जी, पाली का शिव मंदिर, पाली का शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। ठीक है, जीर्णोद्धार कौन किया है, पाली के शिव मंदिर का, पाली का शिव शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है जी। ठीक, इतना आपको पता चल गया। ठीक है, इसके बारे में हमें इतना ही साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। बहुत और भी है, लेकिन जितना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको सभी को हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, और ये जो जाजल्य देव प्रथम है, इसके पुत्र होंगे। अब रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, ये तो देख चुके हैं, तो उसी को रिपीट करेंगे। रत्नदेव प्रथम तो हो गया था, अब हम लोग क्या करेंगे, रत्नदेव द्वितीय। क्या, रत्नदेव द्वितीय। तो जाजल्य देव प्रथम का उत्तराधिकारी कौन होगा जी, जाजल्य देव का उत्तराधिकारी कौन होगा, रत्नदेव द्वितीय होगा। ठीक, रत्नदेव द्वितीय, ये रत्नदेव के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, रत्नदेव द्वितीय के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, इनका शासनकाल पहले देख लेते हैं। इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1120 ईस्वी से 1135 ईस्वी तक इसका क्या था, शासनकाल था। ठीक, इतना आपको पता चल गया। ये किसके उत्तराधिकारी थे, जाजल्य देव प्रथम के उत्तराधिकारी थे, पुत्र भी था। ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, ये जो रत्नदेव द्वितीय है ये क्या करते हैं, अभी तक जितने भी शासक हुए हैं, क्या है, अभी तक जितने भी शासक हुए हैं, यहाँ पे देखते हैं कहां पर, यहीं पास देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी शासक हुए हैं
वो त्रिपुरे के कलचुरी के अधीनता स्वीकार कर रहे थे, स्वीकार कर रहे थे ना। त्रिपुरी के ही अंतर्गत ये क्या करते थे, यहाँ पे शासन करते थे। होगा ये अब यहाँ पर जब पृथ्वी देव द्वितीय जब सत्ता पे रहेंगे, राजा बनेंगे, है ना, तो सत्ता रहेंगे तो इसको क्या कर देते हैं, इसकी सत्ता इनकार कर देते हैं। क्या करते हैं, इसकी सत्ता को इनकार करते हैं कि हम आपकी सत्ता को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो उस समय राजा कौन होंगे भाई, तो इस समय राजा होंगे गया कर्ण। कौन होगा, त्रिपुरी का राजा कौन होगा भाई, गया कर्ण होगा। तो उस समय त्रिपुरी के राजा कौन होंगे, त्रिपुरी के राजा होंगे गया कर्ण। कौन होगा, गया कर्ण होगा। ठीक है, तो इस गया कर्ण के क्या करते हैं, सत्ता को इनकार करते हैं। क्या करते हैं, सत्ता को इनकार करते हैं, इनकार करते हैं। ठीक है, सत्ता को इनकार करेगा, तो इनकार करेगा तो ये गया कर्ण इसके ऊपर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। किसके ऊपर, रत्नदेव, रत्नदेव द्वितीय के ऊपर, इसके ऊपर क्या करेंगे, आक्रमण कर देगा भाई। तो आक्रमण करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका युद्ध का परिणाम क्या होगा, युद्ध का परिणाम क्या आएगा, परिणाम आएगा ये जो रत्नदेव द्वितीय है ये जीत जाते हैं। क्या करते हैं, रत्नदेव द्वितीय इस आक्रमण में जीत जाते हैं, इस युद्ध में जीत जाते हैं और गया कर्ण वापस चला जाता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, रत्नदेव द्वितीय होगा, क्या होगा, स्वतंत्र होगा इसकी सत्ता, है ना। तो छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र युद्ध परिणाम में रत्नदेव जीत जाता है, रत्नदेव जीत जाता है। ठीक है, रत्नदेव जीत जाता है, तो रत्नदेव जीत जाता है तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र कलचुरी स्वतंत्र कलचुरी राजवंश की स्थापना किसने किया भाई, तो छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र स्वतंत्र कलचुरी कलचुरी राजवंश की राजवंश की स्थापना स्थापना कौन करेगा, तो स्थापना करेगा रत्नदेव द्वितीय करेगा। तो छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र कलचुरी राजवंश की स्थापना कौन करेगा, रत्नदेव द्वितीय। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है, कलिंगराज। ये ऐसा प्रश्न बनता है। ठीक, यहां तक क्लियर। ठीक, तो रत्नदेव द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन होंगे भाई, इसका पुत्र होगा, कौन होगा, पृथ्वीदेव द्वितीय होगा। रत्नदेव द्वितीय का उत्तराधिकारी होगा पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, क्रम में चल रहा है भाई, क्या है, क्रम में चल रहा है, याद करने में आसानी होता है। क्या नाम है, पृथ्वीदेव द्वितीय। कौन से नंबर का है, 7वें नंबर का है। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक, ये हो गया पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में। अब देखते हैं शासन काल क्या था जी पहले का, पहले का क्या था, 1135 से 1100, हाँ 35 से ही चालू होगा इसका, तो फिर लास्ट उसका 1135 था, तो इसका होगा 1135 से 1165। पृथ्वीदेव द्वितीय का क्या होगा, 1135 से 1165 तक क्या रहेगा, इसका शासनकाल रहेगा। ठीक है, इनका शासनकाल रहेगा। इसके बारे में जानकारी क्या मिलती है, इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, तो एक राजिम है, राजिम में क्या मिलता है, शिलालेख मिलता है। क्या मिलता है जी, राजिम में, राजिम शिलालेख से इसका क्या होता है, शिलालेख से इसकी जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, राजिम शिलालेख से जानकारी देखने को मिलती है। अब इसकी जानकारी को अगर देखूं तो कलचुरी वंश में सबसे अधिक जानकारी इन्हीं का मिलता है। क्या मिलता है, सबसे अधिक अभिलेख इन्हीं का ही मिलता है, पृथ्वीदेव द्वितीय का। तो सर्वाधिक कलचुरी वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसके बारे में सर्वाधिक जानकारी मिलती है, सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होता है, तो वो कौन सा है, वो होगा पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, तो ये लिख दूं कि यहाँ पे जो जानकारी है उसको लिख देता हूं। ठीक है, सबसे अधिक, सबसे अधिक, अधिक लेख, सबसे अधिक लेख किसका मिलता है, इन्हीं का ही मिलता है, पृथ्वीदेव द्वितीय का मिलता है। और कितना, कितना अभिलेख, तो 14 अभिलेख, कितना, 14 अभिलेख मिलता है भाई। ठीक, 14 अभिलेख प्राप्त होते हैं सर्वाधिक कलचुरी वंश में। ठीक है, इसके बाद और हम क्या जानकारी देखते हैं कि इन्होंने जो सिक्के चलाए हैं, क्या है, इन्होंने जो सिक्के प्राप्त किए हैं, इनके सिक्के जो प्राप्त हुए हैं, वो जो चलाए हैं, जारी किए गए हैं, वो चांदी के सिक्के थे, तांबा के सिक्के थे। क्या है, तांबा के सिक्का थे, तांबे के भी सिक्के थे,
और सोने के भी थे। क्या है? सोने के नहीं थे, चांदी के थे। क्या थे? चांदी के थे। चांदी के थे, ठीक है। लेकिन ये क्या थे? आकार में छोटे थे। क्या थे? आकार में, आकार में छोटे थे। तो छोटे सिक्के किसने जारी करवाए? पृथ्वी देव द्वितीय ने। ये हो गया भाई। इसके अलावा और क्या साक्ष्य देखने को मिलता है जी? इसके अलावा हमें साक्ष्य देखने को मिलता है निर्माण कला से। निर्माण से साक्ष्य हमें देखने को मिलता है निर्माण कार्य से। तो इन्होंने क्या निर्माण कार्य करवाए हैं? रत्नपुर के किले जो हैं उसको ये क्या करवाते हैं? निर्माण करवाते हैं। तो रत्नपुर के किले का निर्माण करवाएंगे। किले का निर्माण करवाएंगे, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। रत्नपुर के किले का क्या कराएंगे? निर्माण करवाएंगे। इसके अलावा एक जीर्णोद्धार करवाता है जी। जीर्णोद्धार करवाता है, किसका करवाता है? राजीव लोचन मंदिर का। और जो जो करवाते हैं, जो सेनापति था उसके ही द्वारा करवाते हैं, जगपाल देव के द्वारा, ठीक है। शासक तो अपन खुद रहेगा, है ना, पृथ्वी देव द्वितीय। लेकिन अपने सेनापति, अपने सेनापति, सेनापति कौन था? सेनापति जगपाल देव। जगपाल देव, ये जगपाल देव है। इसके ही क्या है? ये जो जगपाल देव है, इसके ही थ्रू, इसके ही जरिए क्या किया है? ये राजीव लोचन मंदिर, राजीव राजीव लोचन लोचन मंदिर का क्या कहते हैं? जीर्णोद्धार करवाते हैं, ठीक है। क्या करवाते हैं? जीर्णोद्धार करवाते हैं। इतना आपको पता चल गया भाई। आगे बढ़े तो फिर आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी देव द्वितीय का जो उत्तराधिकारी होगा उसे हम लोग देखते हैं। तो पृथ्वी देव द्वितीय है, तो पृथ्वी देव प्रथम के बाद कौन आया था? जाजल्य देव प्रथम आया था। तो उसके बाद क्या आएगा भाई? पृथ्वी देव द्वितीय के बाद आएगा जाजल्य देव द्वितीय आएगा। कौन सा आएगा? जाजल्य देव द्वितीय। जाजल्य जाजल्य देव द्वितीय, ठीक, ये आएगा। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। इसका शासन काल कब से कब तक था? ये ज्यादा समय तक से शासन नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष ही शासन करते हैं। कितने वर्ष? 3 वर्ष करते हैं। 3 वर्ष कहने का मतलब है 1165 से, कब से? 1165 ईस्वी से लेकर 1168 ईस्वी तक ये शासन करेंगे भाई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है इसको देखते हैं। इसके बारे में हमें क्या साक्ष्य मिलता है? इसके बारे में हमें युद्ध से साक्ष्य मिलता है। किससे साक्ष्य मिलता है? युद्ध से साक्ष्य मिलता है। कैसा युद्ध? कलचुरी में एक राजा हुआ करते थे, उसका नाम है जय सिंह। क्या है? जय सिंह था। जय सिंह, जय सिंह। कलचुरी का राजा हुआ करता था जय सिंह, ठीक है। जय सिंह इसके ऊपर आक्रमण करता है। किसके ऊपर करता है भाई? जाजल्य देव के ऊपर आक्रमण करता है। और आक्रमण करता है तो जाजल्य जाजल्य देव द्वितीय इसे पराजित कर देता है। तो युद्ध का परिणाम क्या होगा? परिणाम परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? तो परिणाम होगा जाजल्य देव जीत जाते हैं। जाजल्य देव जीत जाता है। जाजल्य देव जीत जाते हैं, ठीक है। तो जीत जाते हैं, पराजित कौन हो जाता है? जय सिंह। उसके बाद ये क्या होते हैं? वापस त्रिपुरी चला जाता है। वापस त्रिपुरी चला जाता है, ठीक है। ये जो युद्ध की जानकारी हमें देखने को मिलती है, ये इसका साक्ष्य, इसकी जो जानकारी देखने को मिलते हैं, इसका साक्ष्य क्या है भाई? किसके जरिए आप बोल रहे हैं कि ये युद्ध हुआ है? तो शिवरी नारायण में एक अभिलेख है, शिवरी नारायण अभिलेख। शिवरी शिवरी नारायण अभिलेख, अभिलेख। इसमें जानकारी मिलती है कि शिवरी नारायण के मध्य में ही क्या है? शिवरी नारायण के मध्य में ही क्या हुआ है? जाजल्य देव और जय सिंह का युद्ध हुआ है, जिसमें जाजल्य देव जीत जाता है। यह जानकारी हमें देखने को मिलते ही। किसके साक्ष्य? शिवरी नारायण अभिलेख में हमें जाजल्य देव के साक्ष्य देखने को मिलता है, ठीक है। इतना हो गया। अब जाजल्य देव का उत्तराधिकारी कौन होगा? है ना, जाजल्य देव का उत्तराधिकारी कौन होगा? क्योंकि इसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है भाई। जाजल्य देव द्वितीय का आकस्मिक मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? आकस्मिक मृत्यु, आकस्मिक आकस्मिक मृत्यु हो जाता है। क्या होता है? आकस्मिक मृत्यु हो जाता है, जिससे रतनपुर में क्या होता है? अशांति फैल जाती है।
तो अशांति फैल जाती है। इसी वजह से इसका भाई है, इसका भाई है, कौन है? बड़ा भाई है, ये तो छोटा है, इसका बड़ा भाई है, बड़ा भाई। इस बड़े भाई का क्या नाम है जी? जगदेव। क्या नाम है? जगदेव नाम है, जगदेव नाम है। तो ये जगदेव क्या करेंगे? इसकी अशांति को, रतनपुर की अशांति को जगदेव आकर क्या करते हैं? शासन करते हैं और अशांति को मिटाने की कोशिश करते हैं। तो अगला शासक कौन होगा? जगदेव होगा। ठीक है, जगदेव के बारे में तभी भी बता दिया कि ये सब हुआ है, उसके बाद ये क्या करते हैं? ये राजा बनते हैं जगदेव। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? अपने शासन को अपने हाथों में लेंगे। ठीक है, तो ये 90 नंबर का ये शासक लिख लीजिए यहीं पास। ठीक है, और जगदेव के बाद ये जो जगदेव है, जैसे है जगदेव है, जगदेव के बाद पृथ्वी देव, पृथ्वी देव तृतीय शासन में आएंगे। तो पृथ्वी देव तृतीय को देखेंगे, पृथ्वी देव तृतीय, पृथ्वी देव तृतीय। ठीक, तो पृथ्वी देव तृतीय के बारे में हम लोग देखते हैं भाई। ये पृथ्वी देव तृतीय के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पृथ्वी देव के तृतीय के बारे में हमें देखने से यह मिलता है कि जगदेव, जगदेव के क्या थे? ये पुत्र थे। क्या थे? जगदेव के पुत्र थे। जगदेव के क्या थे? जगदेव के पुत्र थे। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है भाई? तो इसकी जानकारी हमें खरौद के लखनेश्वर मंदिर से, क्या है? खरौद के लखनेश्वर मंदिर से जानकारी मिलती है। कैसा जानकारी मिलता है जी? इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था, पृथ्वीदेव तृतीय ने क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था, जिसमें से उत्कीर्ण है कि इसके जो जगदेव हैं, इसकी मृत्यु, ये जो मृत्यु है उसके बाद क्या करते हैं? अशांति को फैले है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, अशांति को। ठीक है, उसके बाद ये जगदेव के पुत्र हैं। तो जगदेव की पत्नी का यहाँ साक्ष्य देखने को मिलेगा, जिसमें से पृथ्वीदेव तृतीय की माता, माता का जानकारी मिलेगा। जगदेव की पत्नी के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलेगा। उस पत्नी का, जगदेव की पत्नी और रत्नदेव तृतीय का माता कौन है भाई? सोम लल्ला देवी। कौन है? सोम लल्ला देवी, सोम लल्ला देवी। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें लखनेश्वर मंदिर के जो दीवार है, कौन सा है? लखनेश्वर, लखनेश्वर मंदिर के, मंदिर के जो जेड़ द्वार है, कौन सा द्वार? जो जेड़ द्वार है, जेड़ द्वार, जेड़ द्वार दीवार, इसमें है क्या? है उत्कीर्ण है। क्या उत्कीर्ण है? सोनमल्ला देवी उत्कीर्ण है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। क्या और देखने को मिला है? और क्या मैंने आप लोगों को बताया जो इसमें नहीं लिखा है? हाँ, जीर्णोद्धार को नहीं लिखा हूं। जीर्णोद्धार करवाए हैं। क्या करवाए हैं? जीर्णोद्धार करवाए हैं। क्या करवाए हैं? जीर्णोद्धार करवाए हैं, जीर्णोद्धार करवाए हैं। किसको करवाए हैं जी? लखनेश्वर मंदिर का करवाए हैं। ठीक, इतना आपको पता चल गया। क्या करवाए हैं? जीर्णोद्धार करवाए हैं किसका? लखनेश्वर मंदिर का। इतना आपको पता चल गया, जिसके दीवारों में हमें सोम लल्ला देवी के बारे में जानकारी देखने को मिलते हैं। यही सोम लल्ला देवी पृथ्वीदेव तृतीय की माता है, जो कि है जगदेव की पत्नी। ठीक है, इतना आपको पता चल गया भाई। अब इसका जो उत्तराधिकारी होगा, जो कौन नंबर का रहेगा? ये तो पृथ्वीदेव तृतीय तो 10वें नंबर का है ना भाई, ये तो 10वें नंबर का है। ठीक है, तो 11वें नंबर का कौन होगा? तो 11वें नंबर का होगा प्रताप मल्लदेव। कौन होगा? प्रताप मल्लदेव होगा। अगला शासक कौन होगा? प्रताप मल्लदेव, प्रताप मल्लदेव, मल्लदेव। ठीक है, प्रताप मल्लदेव के बारे में देखते हैं भाई, प्रताप मल्लदेव के बारे में देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रताप मल्लदेव के बारे में देखते हैं। अगला शासक रहेगा 11वें नंबर का प्रताप मल्लदेव। ठीक, तो प्रताप मल्लदेव के बारे में देखते हैं। ये रत्नदेव तृतीय का पुत्र था। ठीक है, रत्नदेव तृतीय का क्या था? ये पुत्र था। इसे अल्पकाल में, अल्प आयु में राजकाल मिल जाता है भाई। अल्प आयु में क्या होता है? ये अल्प आयु में, अल्प आयु में, आयु में शासन करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? शासन करने लग जाता है, राजकाल प्राप्त हो जाता है। अल्प आयु में राजकाज, राजकाज मिल जाता है, मिल जाता है। ठीक है, राजकाल मिल जाता है।
ये जो प्रतापमल है इसके जानकारी हमें 3 अभिलेखों से प्राप्त होती है। कौन कौन सा अभिलेख है भाई? एक अभिलेख का नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं पेंड्रा बंद। क्या बोलते हैं? पेंड्रा बंद। पेंड्रा बंद। दूसरा कौन सा है जी? तो दूसरा हम बोलते हैं कौन सा है दूसरे का? कोनारी। क्या है? कोनारी। 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 और तीसरे का क्या नाम है? पौनी। क्या नाम है? पौनी। ये जो पौनी है ये कहां से प्राप्त हुए जी? ये प्राप्त हुए हैं भिलाईगढ़ से। कहां से? भिलाईगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भिलाईगढ़ से। ठीक, ये है। 3 अभिलेखों से प्राप्त होती है। और क्या देखने को मिलता है इसमें क्या प्राप्त होता है हमें भी? इसके अलावा हमें प्राप्त होता है तांबे के सिक्के। क्या प्राप्त होता है? तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं। इसके अलावा तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो तांबे के सिक्के चलवाए हैं किसने? प्रतापमान ने चलवाया है। ठीक है, जिसमें से क्या अंकित हमें मिला है? इसमें सिंह और कटार। क्या है? सिंह और कटार। कटार ये अंकित मिला है। ये सोने के ये जो सिक्के हैं तांबे के, इसमें सिंह और कटार अंकित मिले हैं। अंकित अंकित मिले हैं। ठीक है, क्या मिला है? अंकित मिला है। ठीक है, अब होगा ये प्रतापमल देव है। प्रतापमल देव है भाई। इसके बाद क्या आता है? अंधकार युग आ जाता है। तो इसका शासन हमें देखने को बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके बाद ही अंधकार में युग हो जाता है, आ जाता है। तो प्रतापमल का शासन काल कब से कब तक था जी? तो 1198 ईस्वी से 1198 ईस्वी से 1222 ईस्वी तक ये शासन करेंगे। और 1222 ईस्वी के बाद 1222 ईस्वी के बाद यहां पे लिख देता हूं 1222 ईस्वी के बाद 1222 ईस्वी के बाद इतिहासकार अंधकारमय युग कहते हैं। अंधकार वाला युग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 1222 के बाद 1222 से 1480 तक, कब से? 1222 से लेकर 1480 ईस्वी तक कोई भी साक्ष्य, कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं होता है। लगभग 12 वर्षों का जानकारी हमें साक्ष्य में देखने को नहीं मिलता। कोई अभिलेख नहीं, कोई नहीं। लगभग 1200 है। ये लगभग 1200 वर्षों तक कोई अभिलेख, कोई साक्ष्य, कोई जानकारी हमें देखने को नहीं मिलेगा। कोई जानकारी देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से इस काल को, जो प्रतापमल वाले काल है, जो 1200 वर्षों तक काल का है, उसे क्या कहते हैं? 1200 वर्ष। क्यों 1200 वर्ष कहा दिया मैं? 200 वर्ष है। 1200 वर्ष बोल दिया था, ये क्या है? 200 वर्ष है। क्या है? 200 वर्ष। तभी तो बोलूं कैसे 1200 नहीं कर रहा है ना? तो 200 वर्षों तक जो जानकारी देखने को हमें नहीं मिलते, इसे ही क्या कहते हैं? अंधकार युग कहते हैं। ठीक है, अंधकार युग कहते हैं। और अंधकार युग के बाद क्या है? अंधकार युग के बाद 1480 में 1480 में हमें एक राजा का साक्ष्य मिलेगा जिसका नाम है बहरेंद्र साय। कौन सा नाम है जी? बहरेंद्र साय। तो बहरेंद्र साय का अगला शासक होगा कौन से नंबर का है? नंबर भूल जाता हूं मैं। 11वां, 12वें नंबर का। ठीक है, 12वें नंबर का है। कौन सा है? बहरेंद्र साय। बहरेंद्र साय ये है। तो बहरेंद्र साय के बारे में हमें देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा जी? 1480। कब देखने को मिलेगा? 1480 ईस्वी से लेकर ये जो शासन करेगा वो दिखाई देता है कब? 1480 तक ये दिखाई देता है। और कब तक शासन करेगा भाई? 1544 से। कब तक? 1544 ईस्वी तक ये शासन करेगा। इसकी जानकारी देखने को मिलेगा। इसका अन्य नाम भी है, बहरेंद्र साय का अन्य नाम भी है, बाहर साय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहर साय। बाहर साय। बाहर साय। बाहर साय ये कहते हैं। ठीक, ठीक हो गया। ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ये कुछ ऐसा कार्य कर दिए हैं जो कि पृथ्वी देव रत्नदेव प्रथम ने किया था। कौन सा कार्य जी? ये अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर देगा। अभी तक इसकी राजधानी क्या है? रतनपुर। क्या है? रतनपुर है। ठीक है, इस रतनपुर से अपनी राजधानी कहां परिवर्तित कर देंगे? कोसगई, छोरी कोसगई कर देंगे। ठीक है, कहां? छोरी कोसगई। छोरी कोसगई, कोसगई कर देंगे भाई। अपनी राजधानी छोरी कोसगई कर देंगे। राजधानी को, राजधानी परिवर्तित कर देंगे। ठीक है,
क्या करेंगे, राजधानी परिवर्तित कर देंगे, रतनपुर से छुरी कोसगई स्थानांतरित कर देंगे। ठीक है, और ये जो छुरी कोसगई है इसी में ही मंदिर का निर्माण कर देते हैं, छुरी कोसगई में ही। कौन सा मंदिर, कोसगई माता मंदिर। कौन सा मंदिर, कोसगई माता मंदिर, कोसगई माता मंदिर, माता मंदिर का निर्माण कर देते हैं। ठीक, इतना आपको पता चल गया भाई। कौन सा मंदिर, कोसगई माता मंदिर का निर्माण कर देते हैं। ठीक, आगे बढ़े तो फिर आगे बढ़ते हैं, और ये जो बहरेंद्र शाह है इसका जो उत्तराधिकारी होगा उसे हम लोग देखते हैं। इसका उत्तराधिकारी कौन होगा भाई, इसका उत्तराधिकारी होगा कल्याण साहब। बहरेंद्र साहब बात कल्याण साहब, लक्ष्मण साहब भी लेते हैं शायद, लक्ष्मण साहब लेते हैं, लेकिन कल्याण साहब को ही मान लेना है। ठीक है, उसके बारे में उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो कई पुस्तकों में लक्ष्मण साहब भी देखने को मिलेगा। हम लोग 13वें नंबर में देखेंगे कौन सा, तो फिर हम लोग 13वें नंबर पे देखेंगे कल्याण साहब। कल्याण साहब, ये कल्याण साहब भी बहुत अच्छा है जी, इसके बारे में हमें साक्ष्य जानकारी देखने को मिलेगा। इन्होंने ही राजस्व व्यवस्था, जो राजस्व प्रणाली है उसकी शुरुआत की थी। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो शासन काल रहा है वो कब से कब तक रहा है। तो 1400 बोल रहा हूँ, 1544 से लेकर 1544 ईस्वी से लेकर 1581 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा है। तो इस समय जो 1544 है वहां से लेकर 1581 ईस्वी तक, 1581 ईस्वी तक यहाँ पे भारत में इस शासन काल में ये भारत में किसके समकालीन हो जाएंगे, तो फिर ये हो जाएंगे अकबर के। किसके हो जाएंगे, इस सन को देखिए तो अकबर के सन के समकालीन हो जाएगा। तो अकबर के समकालीन थे ये। ठीक है, इस वजह से इसका जो शासन काल है, अवधि है, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अकबर के समकालीन हो जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग ये अकबर के समकालीन है भाई, किसके अकॉर्डिंग हम लोग कह रहे हैं, बाबू रेवाराम के अनुसार। किसके अनुसार, बाबू बाबू रेवा राम के अनुसार। अब याद रखिए एक और फैक्ट देखने को मिलेगा, शाहजहां शाहजहां के समकालीन भी थे, ऐसा करके साक्ष्य हमें देखने को मिलेगा गोपल्ला गीत में। किसमें मिलेगा, गोपल्ला गीत में मिलेगा। ठीक, उसको भी आप लोग याद करना जी। ये हो गया। एक और फैक्ट, कौन सा फैक्ट, इसने राजस्व राजस्व प्रणाली प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, जिसे बाद में बस बिलासपुर गजेटियर में शामिल किया गया है ना, बिलासपुर बंदोबस्त में। ठीक है, इस बंदोबस्त में क्या किया गया है, 18 गढ़ों में बांटा गया है, 18 गढ़ और 18 गढ़, दोनों 18-18 गढ़ में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ को दो भाग में विभाजित कर दिए, जिसमें से शिवनाथ नदी के उत्तर वाले क्षेत्र को, शिवनाथ नदी ये बीच में बह रहा है भाई, हम लोग ये इसको लिख देते हैं शिवनाथ नदी। ठीक है, बीचों बीच में बह रहा है। इसके उत्तरी वाले हिस्से को, कौन से हिस्से, इसके उत्तरी वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं रायपुर। ठीक है, क्या कहते हैं, रायपुर वाला बोलते हैं, रायपुर नहीं, रतनपुर वाला, रतनपुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रतनपुर बोलते हैं, क्योंकि उत्तर में है ना, तो रतनपुर इसकी मुख्यालय हो जाएगा, मुख्यालय। ठीक है, जो 18 गढ़ है इसका मुख्यालय क्या होगा, रतनपुर होगा। ठीक है, ये जो 18 गढ़ जो शिवनाथ नदी के दक्षिण में है इसका मुख्यालय क्या होगा, फिर रायपुर होगा। क्या होगा, रायपुर होगा। ठीक, इसका मुख्यालय रायपुर हो जाएगा। इतनी जानकारी हमें देखने को मिलती है कल्याण साय के बारे में। ठीक है, तो फिर अभी कल्याण साय है, इस कल्याण साय का जो अगला उत्तराधिकारी होगा, जो शासक होगा, वो उसका नाम हमें क्या देखने को मिलता है, तखत सिंह। क्या देखने को मिलता है, तखत सिंह। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इसके बाद भी जो 1581, इसके बाद भी हमें साक्ष्य उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता कुछ वर्षों तक। कब से कब तक, हमें अगला शासक की जानकारी मिलेगी 1679 ईस्वी को। कब मिलेगा, 1679 ईस्वी को, जिसमें बताया जाएगा कि तखत सिंह का राज्यभिषेक 1679 ईस्वी को हुआ है, और इसकी मृत्यु होती है कब, इसकी मृत्यु होती है 1691 ईस्वी को। ये जानकारी मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, तखत सिंह के बारे में, तखत सिंह के बारे में। ठीक, ये है
तो इसके बाद हमें कौन सा राज्य, कौन सा शासक के बारे में जानकारी मिलेगा? कल्याण शाह के बाद तखत सिंह के बारे में जानकारी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी अंतर देखने को मिलेगा भाई। 1581 है, 1581 से लेकर 1689 तक गैप रहेगा, उसमें भी हमें जानकारी देखने को नहीं मिलती। ठीक, तो अगला शासक होगा तखत सिंह। तखत सिंह को देखते हैं भाई, अगला शासक कौन होगा? तखत सिंह होगा। तखत सिंह है 14वें नंबर का, तखत सिंह। ठीक, तखत सिंह के बारे में क्या जानकारी मिलती है कि इसका जो राज्यभिषेक हुआ है वो 1689 को हुआ है और इसकी मृत्यु हुई कब? 1691 को हुआ है। ये हमें जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये जो तखत सिंह है इसके बारे में हमें क्या साक्ष्य देखने को मिलते हैं? ये जो तखत सिंह है इसके बारे में हमें यह साक्ष्य देखने को मिलता है कि इसका पुत्र नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था? पुत्र नहीं हो रहा था। ये क्या थे? निसंतान थे, पुत्र नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसकी जानकारी देखने को मिलती है। अब होगा ये इसका जो पुत्र नहीं हो रहा था इस वजह से ये जो तखत सिंह है, ये क्या है? ये जो तखत सिंह है ये एक ब्राह्मण का सहारा लेते हैं। कौन सा ब्राह्मण भाई? सलाह लेते हैं, बड़गैया ब्राह्मण की सलाहता लेते हैं। किसके लेते हैं? बड़गैया, बड़गैया ब्राह्मण, ब्राह्मण से सलाह लेते हैं। तो बड़गैया ब्राह्मण क्या कहते हैं? बड़गैया ब्राह्मण तखत सिंह को सलाह देते हैं कि आप नियोग करिए। क्या करिए? संयोग करिए। क्या करिए जी? संयोग करवाइए। तो संयोग करवाने के लिए क्या करते हैं भाई? तखत सिंह, तखत सिंह जो अपना स्थापना करेंगे एक नगर। क्यों करेंगे? क्योंकि बड़गैया ब्राह्मण ने बोल दिया भाई संयोग करेंगे, है ना। तो संयोग करने के लिए क्या करते हैं? ये एक शहर बसाते हैं। क्या बसाता है? एक शहर बसाते हैं भाई, तखतपुर। क्या बसाते हैं? तखतपुर। ठीक, तो होगा ये इसकी पत्नी, तखत सिंह की पत्नी, तखत सिंह की पत्नी और बड़गैया ब्राह्मण के संयोग से, संयोग से क्या होगा? संयोग से होगा पुत्र। और उस पुत्र से क्या नाम रहेगा? पुत्र होगा। उस पुत्र का क्या नाम रहेगा भाई? तो उस पुत्र का नाम क्या रहेगा? राज सिंह। क्या रहेगा? राज सिंह रहेगा। उस पुत्र का नाम है राज सिंह। ठीक, ये है राज सिंह होगा। ठीक है, ये जानकारी आपको देखने को मिल गया भाई। ठीक, तखतपुर शहर भी बसा दिया। तखतपुर का तखत सिंह का पुत्र नहीं हो रहा था इस वजह से तखत सिंह ने बड़गैया ब्राह्मण का सहारा लिया और उसकी सहायता से उसकी पत्नी और बड़गैया ब्राह्मण के संयोग से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम है राज सिंह। ठीक है, ये बड़गैया ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जी। आगे और देखेंगे क्यों खतरनाक है। ठीक है, क्यों खतरनाक है आगे और देखेंगे। अब अगला शासक जो होगा वो होगा तखत सिंह के बाद राज सिंह होगा। कौन सा होगा? राज सिंह होगा। उसकी मृत्यु हो जाती है तो कौन होगा भाई? राज सिंह होगा, राज सिंह होगा। ठीक, ये होगा अगला शासक। ये क्या थे? अब ये तो तखत सिंह का उत्तराधिकारी था, ऐसा ही कहना ही उचित रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़गैया ब्राह्मण का पुत्र था। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो फिर भाई इनका भी पुत्र नहीं हो रहा था जी। इसका राज सिंह का भी पुत्र नहीं हो रहा था। बहुत ही बड़ा दुखद खबर हो गया जी, इनका भी पुत्र नहीं हो रहा था, पुत्र नहीं हो रहा था। तो राज सिंह की पत्नी थी, उस पत्नी का क्या नाम था जी? तो उस पत्नी का नाम है क्या? उस पत्नी का क्या नाम है? उस पत्नी का नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, उस पत्नी का नाम नहीं आ रहा है, कलमा कलमा देवी या कुछ ऐसा था। ठीक है, जब याद आ जाएगा तो मैं रिकॉल हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो इसकी पत्नी और बड़गैया ब्राह्मण, फिर बड़गैया ब्राह्मण की सलाह लेंगे। ये कौन लेगा? राज सिंह लेगा। किसकी सलाह लेगा? बड़गैया ब्राह्मण की। बड़गैया ब्राह्मण की फिर से सलाह लेता है। तो ये बड़गैया ब्राह्मण फिर क्या बोलेगा भाई? हमारा क्या कराइए? संयोग कराई लीजिए। आप क्या करा लीजिए? ये राशि को तखत सिंह को हो गया तो राशि को क्या करते हैं? राशि को यह सलाह देते हैं कि आप क्या करवाइए? संयोग करवाइए। क्या करवाइए? अपनी पत्नी है, इसकी पत्नी का नाम याद आ रहा है क्या?
अभी जस्ट आ गया था जी। कजरा देवी, क्या नाम है? कजरा देवी, कजरा देवी, ठीक है। कजरा देवी, कजरा देवी है इसकी पत्नी का नाम, ठीक है, नाम याद आ गया, कजरा देवी है। तो ये बड़गैया ब्राह्मण फिर से इसको सलाह देते हैं राज सिंह को, क्या सलाह देंगे भाई? ये सलाह देंगे कि संयोग कराइए, संयोग कराइए। तो होगा ये, इन दोनों से क्या हो जाता है? संयोग से क्या हो जाएगा? पुत्र की प्राप्ति होती है। ये पुत्र की कौन होगा भाई? इस पुत्र का क्या नाम होगा? तो इस पुत्र का नाम होगा विश्वनाथ सिंह। क्या नाम होगा? विश्वनाथ सिंह होगा, विश्व विश्वनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह होगा, ठीक है। अब ये जो विश्वनाथ सिंह है ये हो गया है, ठीक। ये पुत्र की प्राप्ति ऐसे हो गई इसको, ठीक है, ये पुत्र की प्राप्ति इसको ऐसे हो गई। उसके बाद क्या होगा? अब देखिए यहां पास बड़गैया ब्राह्मण वही है जो और किए था, संयोग किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो ये बड़गैया ब्राह्मण है इसकी जानकारी किसको मिल जाएगा? विश्वनाथ सिंह को जानकारी मिल जाएगा। क्या मिलेगा? कि विश्वनाथ सिंह एक ब्राह्मण का क्या है? पुत्र है, ना कि राज सिंह का। मेरा जो खून बह रहा है वो राशि का नहीं बह रहा है, वो बड़गैया ब्राह्मण का बह रहा है। कौन बोलता है भाई? शिवनाथ सिंह को पता चल जाता है। तो शिवनाथ सिंह की क्या हो जाते हैं? सुनते ही मृत्यु हो जाती है। ये सब सुनकर क्या हो जाता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। तो विश्वनाथ सिंह की मृत्यु होने के बाद राज सिंह को, किसको? राज सिंह को पता चलता है कि मेरा भी जन्म हुआ है वो किसके जरिए हुआ है? संयोग के जरिए हुआ है। किसके जरिए हुआ है जी? संयोग के जरिए हुआ है। और जो संयोग करवाने वाला ही था वो कौन था? बड़गैया ब्राह्मण था। तो बड़गैया ब्राह्मण के ऊपर अति गुस्सा, क्रोध ऊपर क्रोध राज सिंह को। क्यों होगा? क्योंकि इनके जो सलाह थे वो खराब थे, इस वजह से इसकी मृत्यु हो गई। किसके? विश्वनाथ सिंह के। तो इसके बेटा की मृत्यु होने के बाद इसको पता चला राज सिंह को कि मैं भी संयोग से ही हुआ हूं। इस वजह से बड़गैया ब्राह्मण को, इस वजह से बड़गैया ब्राह्मण को क्या कर देते हैं जी? आग में जला देते हैं। क्या करते हैं? आग में जला देते हैं, ठीक है। इसको मृत्यु दंड दे देते हैं। क्या करते हैं? आत्मदाह करवा देते हैं। बड़गैया ब्राह्मण का आत्मदाह करवा देते हैं, आत्मदाह करवा देते हैं, ठीक। कौन करवाते हैं? राज सिंह करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन इनसे भी पहले राज सिंह ने एक नगर बसाया था। क्या किया था? नगर बसाया था जी। इसके लिए भी राजपुर शहर बसाया था। क्या बसाया था? राज राजपुर शहर, राजपुर शहर, राजपुर शहर बसा दिया था इनके लिए भी, ठीक। ये था, बहुत ही खतरनाक था बड़गैया ब्राह्मण, ठीक। अब आगे बढ़िए, तो फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। ये तो हो गया पुत्र संबंधी जानकारी। और हम और इसके बारे में, राज सिंह के बारे में और हम जानकारी देख सकते हैं कि इनके जो समकालीन शासक हुआ है, राज सिंह के समकालीन जो शासक हुए हैं उसके अंतर्गत आ जाता है औरंगजेब। कौन सा आ जाता है? औरंगजेब के समकालीन थे। कौन सा? ये राज सिंह था, ठीक है। ये राज सिंह के जो दरबारी कवि थे, इसके जो दरबारी कवि थे, अगला पेज में देखते हैं। राज सिंह के दरबारी कवि, दरबारी कवि, राज सिंह के दरबारी कवि कौन थे जी? तो गोपाल मिश्र। कौन थे? गोपाल मिश्र थे, ठीक है। कवि गोपाल मिश्र, गोपाल मिश्र ये थे। इन्होंने एक रचना लिखी थी। क्या? इन्होंने एक रचना लिखी थी, उसका नाम क्या है जी? खूब तमाशा। क्या है? खूब तमाशा है, खूब तमाशा, ठीक है। क्या है? खूब तमाशा है, खूब तमाशा किसकी रचना है? गोपाल मिश्र की। और ये जो गोपाल मिश्र है वो किसके दरबारी कवि हैं? राज सिंह के दरबारी कवि हैं। जिसमें जिसमें इसी खूब तमाशा में ये क्या है? साहित्य है ना, साहित्य है, रचना कर रहे हैं तो ये क्या है? साहित्य है। इसमें छत्तीसगढ़ का क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रथम बार, प्रथम बार, प्रथम बार उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है जी? साहित्य में। छत्तीसगढ़ का प्रथम बार साहित्य में, साहित्य में उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? खूब तमाशा में मिलता है। किसके दरबारी कवि हैं? दरबारी कवि की बात की जाए तो राज सिंह के दरबारी कवि हैं
अगर आपको लेना है, क्या लेना है कि यह मराठों के अधीन शासन करते थे या ये किसके शासन कर में रहते थे, यह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। गोपाल मिश्र से प्रश्न बना हुआ है कि यह किसके शासन काल में था, किसके काल में यह कवि था, ये प्रश्न बना हुआ है। इस वजह से बोल रहा हूं कि ये जो खूब तमाशा लिखा है गोपाल मिश्र, ये किसके दरबारी में रहकर लिखा है, ये राज सिंह के दरबार में। इतना आपको पता चल गया जी। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा और क्या याद कर सकते हैं, हाँ ये समकालीन था किसका, औरंगजेब का, औरंगजेब का, जेब का समकालीन था, कालीन था। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि औरंगजेब के बारे में खूब तमाशा में लिखा गया है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखें तो फिर आगे बढ़ते हैं और राजसिंह के उत्तराधिकारी को देखते हैं। तो राजसिंह का उत्तराधिकारी कौन होगा, सरदार सिंह होगा। ठीक है, उनका भी पुत्र नहीं होता, लेकिन क्या करते हैं वो गोद में ले लेते हैं, गोद में लेते हैं। ठीक है, तो सरदार सिंह देखते हैं, क्या देखे हैं, सिरदार सिंह, सिरदार सिंह भी कहें या सरदार सिंह भी कहें, एक ही है। ठीक है, कौन सा है, सिरदार सिंह, सिरदार सिंह या सरदार सिंह, सरदार, सरदार सिंह, ये दोनों नाम लिया जाता है। ठीक है, सरदार सिंह व सिरदार सिंह। ठीक है, इसके बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है जी, इसके बारे में हमें विशेष रूप से जानकारी नहीं देखने को नहीं मिलते, सिर्फ इसके शासनकाल को देखने को मिलता है, जिसमें से यह शासन करता है 1712 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी से लेकर 1732 ईस्वी तक, 1732 ईस्वी तक ये क्या करते हैं, शासन करते हैं। इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलता। उसके बाद इसके अगला उत्तराधिकारी को देखते हैं 17वें नंबर पे, कौन से, 17वें नंबर पे देखते हैं, जिसका नाम है रघुनाथ सिंह। क्या नाम है, रघुनाथ, रघुनाथ सिंह है। ये रघुनाथ सिंह के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका शासनकाल हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। इस वजह से इसका शासनकाल लिखेंगे भैया, शासनकाल, शासनकाल कब बनेगा, 1732 में, 1732 से कब तक शासन करेगा भाई, 1743 तक, 43 तक। ठीक, ये हो गया। ये ऐसा क्यों लिखा हूं मैं, क्योंकि क्योंकि ये क्या थे, कलचुरी वंश का अंतिम शासक था, जो जो क्या मराठों ने इस पर आक्रमण किया था, इस वजह से अब मराठों की अधीनता स्वीकार करने के बाद जो बनेगा, मोहन सिंह बनेगा। कौन बनेगा, मोहन सिंह बनेगा। इसी के लिए ही षड्यंत्र किया था मोहन सिंह। ठीक है, सत्ता पाने के लिए, तो ये अंतिम शासक के रूप में मोहन सिंह को लेते हैं इस वजह से। लेकिन हम लोग कलचुरियों के अधीन, कलचुरी ऐसे कलचुरी जो मराठाओं के अधीनता स्वीकार कर रहा है, उसमें से प्रथम कौन रहा है, इसमें से प्रथम रहा है रघुनाथ सिंह रहा है। ठीक है, अधीनता को स्वीकारने वाला प्रथम शासक कौन है, रघुनाथ सिंह है। ठीक, ये हो गया। या फिर ऐसा कह सकते हैं, ये जो रघुनाथ सिंह है, ये कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक थे, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कलचुरी का, कलचुरी वंश का अंतिम, अंतिम स्वतंत्र, स्वतंत्र शासक थे, शासक थे, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं इसके बारे में। इसके बारे में हमें क्या जानकारी देखने को मिलता है जी, इसके जानकारी हमें देखने को मिलता है, ये षड्यंत्र करते हैं इसके भाई मोहन सिंह। क्या करते हैं, मोहन सिंह षड्यंत्र करते हैं, और जो बिंबाजी भोसले हैं उसके सेनापति भास्कर पंत उसकी सहायता करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिंबाजी भोसले के जो सेनापति रहेंगे भास्कर पंत, यहाँ पे क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। ठीक है, तो रघुनाथ सिंह के समय में ही मराठा के सेनापति, मराठा, मराठों के सेनापति, सेनापति भास्कर पंत, भास्कर पंत क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। ठीक है, आक्रमण करते हैं रघुनाथ सिंह के ऊपर, और रघुनाथ सिंह हार जाते हैं, और मराठों के अधीन प्रशासन करना स्वीकार कर लेते हैं। कौन करते हैं, रघुनाथ सिंह। तो यहाँ पे हार जाने के बाद क्या करेंगे, मराठों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे।
अधीनता स्वीकार कर लेंगे। ठीक, ये हो गया, इतना आपको देखने को मिलेगा। और कब आक्रमण करते हैं, तो फिर ये आक्रमण करता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए ही बताया हूं, कब करते हैं, 1742 ईस्वी में, 1742 ईस्वी में आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो इसका जो अंतिम शासक रहेगा वो है मोहन सिंह रहेगा। तो अगला शासक देखते हैं मोहन सिंह। कौन सा देखते हैं, मोहन सिंह देखते हैं। 18वें नंबर में मोहन सिंह, मोहन सिंह। ठीक, मोहन सिंह के बारे में देखते हैं, यह क्या थे, अंतिम शासक थे। क्या है, कलचुरी वंश का मराठों के अधीन कलचुरी वंश का अंतिम शासक थे। क्या थे, मराठों के अधीन, मराठों के अधीन, मराठों के अधीन अंतिम शासक थे, अंतिम शासक थे। ठीक है, उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसका शासन काल कब से कब तक रहेगा, तो फिर शासन काल की बात करूं तो इसका शासन काल कब से कब तक रहेगा, 1745 से लेकर 1757 तक। कब से कब तक, 1745 से 1757 तक ये क्या करेंगे, शासन करेंगे। ठीक, ये हो गया। ये क्या है, मोहन सिंह मराठों के अधीन अंतिम शासक थे कलचुरियों का। ठीक है, ये हो गया। और हमारा समय भी 1 घंटा 1 मिनट 24 सेकेंड हो गया, और हमारा आज का क्लास भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 18 जो शासक हुए हैं उसके बारे में जानकारी देखने को मिल गया, छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के बारे में। अब ये कलचुरी छत्तीसगढ़ के रतनपुर शाखा के थे। अब रायपुर शाखा के जो कलचुरी हैं उसको हम लोग कल देखेंगे। साथ ही साथ जो कलचुरी वंश के जो स्थापत्य कला हुए हैं, ये जो अलग अलग राजाओं ने किए हैं, उसको एक में ही वंश का नाम, है ना, वंश का कौन सा राजा ने कहाँ पे जीर्णोद्धार करवाए हैं, कौन से राजा ने कहाँ पास निर्माण किए हैं, कौन से स्थापत्य कला निर्माण किए हैं, और कौन से राजा ने कहाँ पर राजधानी स्थानांतरित किए हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, उसी से ही ज्यादातर प्रश्न बनते हैं। एक ही पेज में हो जाएगा, जो मैं बताऊंगा वो एक पेज में हो जाएगा, और भी सुने पे सुहागा होगा, क्योंकि रिवीजन के लिए 1-2 पेज ही हमको चाहिए। ठीक है, तो रायपुर के कलचुरी वंश में भी ज्यादा हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जहां से प्रश्न बनता है उसी से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।